चलिए शुरू करते हैं झगड़ों के साथ। नहीं, आपका और मेरा झगड़ा नहीं। भारतीय इतिहास में अगर भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ से मानव जाति के अंदर ये झगड़ों की सृष्टि हुई, दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़पने की आदत स्टार्ट हुई कि अपनी जितनी है उससे बढ़ के आगे और अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। इन सारे आइडियाज़ को बिगिन करने वाला सिचुएशन जो बना, जहाँ से ये सारे परिस्थितियाँ स्टार्ट हुई, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन का हमारा विषय है। और आज हम पढ़ेंगे आर्यंस का कन्फ्लिक्ट, जिसमें कि हम पाएंगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है फ्रेंड्स। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी सी चीज़ों से अच्छी जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो इन्वेट किया था, मतलब आक्रमण किया था भारत में, वो सिरका में था और 1500 BC के लगभग में उन्होंने आक्रमण किया था। और ये समय लगभग आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा था। अच्छा, फर्स्ट जो उनका कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, जो सबसे पहला उनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था विद द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। इनहैबिटेंट्स मतलब इंडिया के निवासी। उस समय भारत के निवासी कौन थे? वो थे दसास और दसायूस। इनको दसास और दसायूस बोला जाता है। ये भारत के पहले निवासी थे। आई होप आप लोगों को दिख रहा है चीज़ें। मैं ज़रूर आप लोगों को टेक्स्ट भी कर दिया करूँगी, टेक्स्ट से आपको जो वर्ड समझ में ना आए उसको आप देख सकते हैं। ओके। और मैं एक और बात बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बहुत सारे रीजंस में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न मानते हैं कि इन आर्यंस का आना, उनका इन्वेट करना इंडिया में, उन्हें आक्रमण करना और स्लाउटेड कर देना, यानी कि पूरी तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देना, वहाँ के लोगों को पूरी तरह से मृत्यु के घाट उतार देना, मतलब पूरी तरह से वहाँ के लोगों को स्लाउटेड कर देने की वजह से वो सभ्यता नष्ट हो गई। और यहाँ पे भी ये एविडेंस मिले हैं कि भारत के निवासी, जिस समय आर्यंस भारत आए थे उस समय दसास या दसायूस थे। आई होप कि कुछ लोगों के लिए ये नाम बहुत नया रहा होगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री हम अपने क्लासेस में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आपको अपर क्लासेस या फिर आपको जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो उस टाइम आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये स्लॉटर ऑफ दसायूस मतलब दसायूस को हमेशा मृत्यु के घाट उतारना। स्लॉटर मैंने आप जानते हैं कि एक कतार में सबको मारते हुए जाना, काटते हुए जाना। मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में अक्सर ऋग्वेदा को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दसायूस के जो निवासी, दसायूस जो निवासी थे भारत के, उनके स्लॉटर की कहानी हमेशा आपको मिल जाएगी उसमें। अच्छा, इंद्र इज मेंशन्ड एज पुरंद्र इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में इंद्र का नाम पुरंद्र के नाम से आपको मिलेगा, और विच ट्रांसलेट्स इनटू ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। जिन्होंने जो ट्रांसलेट करता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स को, ठीक है। इस नाम को आप जो है नोट डाउन कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। द आर्यंस पोजेस्ड बेटर आर्म्स। आर्यंस, देखिए आर्यंस की एक विशेषता थी कि वो, उनकी अगर विशेषता को हम थोड़े से बात करें उनके बारे में, तो लंबे चौड़े, बहुत ही बलिष्ठ किस्म के इंसान थे वो, ह्यूमन बीइंग थे। और वो बेटर आर्म्स मतलब उनके पास काफ़ी अच्छे हथियार थे। कोट्स ऑफ मेल, जिसको बर्मन कहते हैं, एंड चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, घोड़ों के। और कहा भी जाता है कि वैदिक एज में ही घोड़ों की शुरुआत हुई। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर घोड़ों के एविडेंस मिले हैं तो बहुत कम जगहों पे, जो कि मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बाकी के फैक्ट्स बताए गए हैं, जिससे कि आपको इतिहास समझने में बिल्कुल आसान लगने वाला है इतिहास आपको। तो उनके पास हॉर्सेस हुआ करते थे। बेटर आर्म्स, आर्म्स जानते हैं आप, हथियार जो है लोहे के बने होते थे। तो ये आर्म्स, हथियार लोहे का जो
सडनली कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो लोहे के आर्म्स सुसज्जित एक पूरी तरह से उनके पास हथियार हुआ करते थे, और यहीं से पता चलता है कि लोहे का जो यूज़ है वो आर्यंस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से मतलब लोहे का इस्तेमाल वैदिक पीरियड में या ऋग्वैदिक पीरियड में जो है इसका मेंशन या उल्लेख हम लोगों को मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में उल्लेख की बात करें तो बहुत रेयर से सबूत मिले हैं कि लोहे का इस्तेमाल, लोहे का तो बिल्कुल नहीं मिला, घोड़ों का इस्तेमाल कर बहुत रेयर सबूत मिले हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं दे इंगेज इन 2 टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, 2 तरह के झगड़ों में वो शामिल हुआ करते थे, यानी कि 2 तरह के झगड़े हमेशा किया करते थे। वो 2 तरह के झगड़े क्या होते थे, एक तो वो दूसरे के साम्राज्य को हथियाएंगे, यानी कि दूसरे की ज़मीन को अपना बनाएंगे, इस तरीके की मेंटालिटी होगी। तो मतलब अपना एक जब पूरी तरह से सेटअप हो जाता है ना, हम इंसानों की एक मेंटालिटी होता है, तो चलो अब किसी और के चीज़ों को भी हत्या के उसको बड़ा किया जाए, साम्राज्य को बड़ा किया जाए। तो इस तरीके का मेंटालिटी जो है वो अब आर्यंस के अंदर था, और वो चीज़ वो अप्लाई भी कर रहे थे। आर्यंस के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि आर्यंस एक तरह से कह सकते हैं कि बारबरिक टाइप थे, मतलब झगड़ालू, झगड़ा करने वाले, स्लॉटर करने वाले, मैंने मृत्यु के घाट पर उतार देंगे, मतलब किसी को भी अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए इस तरीके की कन्फ्लिक्ट करना, मार देना, इस टाइप की चीज़ें उनके अंदर थी। अच्छा, एक तो इंडिजिनस पीपल को, मतलब वहाँ के जो स्वदेशी लोग थे उनको मार देना, उनके ज़मीन को अपना बना लेना, इस टाइप का कन्फ्लिक्ट में उलझे रहते थे। दूसरा, वो अपने आप मतलब आपस में झगड़े कि गद्दी मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, उस टाइप का झगड़ा भी उनके अंदर था, उनके बीच में। मतलब उनका जो क्लान था, उनका जो ट्राइब हुआ करता था, उसमें जो राजा बन गया तो उसके राजा के पद को हटाना है, किसी और को बैठना है, वो जो रेस जो था ना, वो उस ऋग्वैदिक काल में कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया था। मतलब आर्यंस के आने के बाद वैदिक पीरियड में ये जो रेस था ये स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, दे वर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स कॉल्ड पंचजनस। वो 5 तरह के ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, 5 तरह का ट्राइब हुआ करता था उनका, और उनको कहा जाता था पंचजनस। द रूलर्स ऑफ क्लान वर भारत और त्रिस्तु। क्लान का जो मतलब, क्लान बोल सकते, एक मोहल्ला, एक कह सकते हैं ना, एक मोहल्ला कह सकते हैं कि एक मोहल्ले का जो राजा होगा वो कौन होगा, तो उस जो भी राजा बनता था ना, उसको या तो भारत कहते थे या त्रिस्तु कहते थे, और उसको असिस्ट करने वाले को वशिष्ठ कहते थे, यानी कि जो पंडित उनको असिस्ट करते थे। मतलब उस टाइम से ही एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया था कि देयर विल बी अ राजा यानी किंग, और उनको असिस्ट करेगा ब्राह्मण, यानी क्योंकि उनको पूरी जानकारी होती थी ना, उनको वेद की जानकारी है, उनको कैसे साम्राज्य चलाना। बिकॉज प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ऋग्वेद के 4 जो पार्ट्स है ना, सॉरी, वेद के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें हम क्या पाएंगे कि पूरे मतलब एक इंसान को पूरी तरह से कैसे अपना जीवन यापन करना है उसके बारे में पूरी चीज़ उस चारों वेदास में ना डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने मिस किया है तो प्रीवियस क्लास में जाएं और वहाँ पे जाके देखें, उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो इनको असिस्ट करने वाले वशिष्ठ हुआ करते थे, जो पंडित होते थे उनको वशिष्ठ कहते थे, ठीक है। जो क्लान के राजा थे उनको भरत कहते थे, चाहे कोई भी हो, जिसको कहा जाता था चाहे कोई भी हो। और इसी भरत के नाम पर ही ना बाद में इस जगह का नाम, मतलब एक जगह था, बाद में इस जगह का नाम भारतवर्ष दे दिया गया। यानी कि अब तक भारत का नाम भरत नहीं था, भरत जो राजा हुआ करते थे, आर्यंस ने एक अपने राजा का नाम जो भरत दिया था, उनके नाम पर इनका पूरे देश का नाम जो है भारतवर्ष हुआ। बिफोर दैट देयर वाज नो नेम ऑफ दिस एरिया, ऑफ दिस प्लेस। तो यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं, ऋग्वेदा के इस जगह पे हम लोग जान पाते हैं कि आर्यंस के वजह से जो भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा? आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर होगी, कमेंट करके जरूर बताइए कि इंडिया का नाम, भारत का नाम इंडिया किसने दिया। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको हम आगे की क्लास में जरूर इस बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सपोर्ट करें बिल्कुल भी, ताकि और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के पास हमारी क्लास जो है प्रेजेंट की जा सके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं उनके वॉर्स के साथ, यानी कि आर्यंस के कन्फ्लिक्ट के साथ। और द सार्जन वॉर
10 आर्जन वॉर का नाम में भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों के लिए ये नया टर्म होगा, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आप स्टडी कहीं से भी करते हो, स्टडी करने के एक जरिया नहीं है, एक सोर्स नहीं है, कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे बुक्स हैं, लेकिन फ़र्क वहाँ पड़ता है कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। समझ में ऐसे आनी चाहिए कि बस उसको आप भूल नहीं पाएँ, तो आप उसको किस तरीके से नोट डाउन करते हैं ये भी एक मैटर करता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि आप जब भी कोई एक नए टर्म को देखें, नए चीज़ को देखें, तो उसको बिल्कुल अच्छे से नोट बनाकर रख लें ताकि उसको भूलें नहीं आप, क्योंकि हो सकता है जब भी हम कोई चीज़ें ऐसे देख के छोड़ देते हैं तो क्वेश्चंस वहीं से आ जाता है। 10 आर्जन वॉर जो था, अब समझ में आ गया कि भारत द किंग ऑफ द क्लान वॉज कॉल्ड एज ए भरत, मतलब क्लान का जो किंग होता था उसको भरत कहा जाता था, और पूरे उस क्लान का मतलब उस पूरे मोहल्ले का नाम किंग के ऊपर रख दिया जाता था, यानी भरत क्लान। तो भरत क्लान का जो रूलर हुआ करता था फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम 10 किंग्स, 10 राजाओं के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ, और 10 ये राजा जो होते थे वो 5 आर्यंस होते थे और 5 नॉन आर्यंस। ये दोनों को मिलाकर जो 10 की संख्या है, इस 10 की संख्या को ही कहा जा रहा है 10 आर्यन। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। द 5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस, और इन दोनों को मिलाकर इस बैटल को जाना जाता है 10 आर्जन वॉर, यानी बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का बैटल। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, शेयर जरूर करते चले। और नेक्स्ट जो था, फॉट ऑन द रिवर परुष्णी और रावी, ये जो बैटल था ना, मतलब 10 आर्जन जो वॉर था वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी और रावी। रावी का नाम पहले परुष्णी था तो उसको परुष्णी नदी के किनारे जो है लड़ा गया। द बैटल वाज, और इस बैटल में जीत किसकी हुई? सुदास, सुदास की जीत होती है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन करें। लेटर भारत, जो भरत क्लान थे ना वो हार जाते हैं। ये भरत क्लान जाके पुरुष, जो एक नया एक और क्लान का नाम था या राजा का नाम बोल सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उनको हार अपनी पसंद नहीं। अब इन दोनों के मेल से मैं एक बात और बता दूं कि जब भी मेल कहा जा रहा है दैट मीन्स कि वो क्लान, जब 2 क्लान एक साथ मिल जाते हैं तो उस समय जाति पाति की प्रथा नहीं थी। अर्ली वैदिक एज की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे शादियाँ भी होती थी 2 क्लान के बीच में। हाँ, तो उससे एक फिर नया क्लान का जन्म होता है, एक न्यू क्लान का जन्म होता है और उसका नाम होता था पुरुष। ठीक है, इस न्यू क्लान का नाम हुआ पुरुष। इतना समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा मकसद हिस्ट्री जो सब्जेक्ट हमेशा से बोर्डिंग सब्जेक्ट के नाम से फेमस है उसको अब ये टैग हटा देना है, ये मेरा मकसद है इस क्लासेस को लेने का। और आई होप आप लोगों के लाइक से मुझे पता चलता रहेगा कि मैं इस मकसद में जो है कामयाब हो पा रही हूँ कि नहीं। आप लोग कमेंट बिल्कुल करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि चीज़ों को किस तरीके से आप लोगों के सामने और लेके आऊँ, और भी मज़ेदार चीज़ें जो है आप लोगों को, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हिस्ट्री के पता चलता है। तो क्लास यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।